आप सभी को सादर नमस्ते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में 11 दिसंबर को हुए कार्यक्रम के लगभग सभी वीडियो, फोटोग्राफी और अखबार कटिंग वगैरह आ चुकी है। इसमें सम्मिलित होने वाले सभी अतिथिगण, वरिष्ठ अतिथिगण, क्रांतिकारी बंधु, देश प्रेमी बंधु, राष्ट्रवादी शख्सियत को मैं योगी माथुर सादर नमस्ते करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तपस्वी परिवार की ओर से उनका आभार अभिनंदन करता हूँ। जैसे ही पीछे देख रहे तपस्वी परिवार में माता जी का फोटो है, इनसे आशीर्वाद लेते हैं। इनकी प्रेरणा और आदेश से हम इस रास्ते पर चले थे। इन्हें हमें प्रेरणा दी थी, बेटा तू इतना काम करता, मैं काम मेरे कहने से भी करूँगा, बोल माँ, तुम्हें नेताओं का जमीर जगाना है। मैंने बिल्कुल अपनी माँ को भी वचन दिया था, माँ मैं जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं इस काम में लगा रहूँगा। जमीर जगाएगा, बहुत अच्छी बात है। जमीर नहीं जगाया तो जमीर वाले नेताओं को वहां तक पहुंचाना है, जिसमें देश प्रेमी भावना, वजन प्रेमी भावना हो, जो एक लोभ लालच स्वार्थ अपनी निजी महत्वाकांक्षा से ऊपर उठ के कार्य करे, तो ऐसे योग्य समर्पित देश सेवकों को आगे लाना है। और इसी कार्य में हम प्रयासरत हैं, जिसमें आप सभी का आशीष, आशीर्वाद और मार्गदर्शन अपेक्षित रहेगा। तपस्वी परिवार द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम था, अतिथिगण है, उनका नाम पढ़ता हूँ। तपस्वी परिवार के योगी योगेंद्र सिंह माथुर अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर NPC नाथ संयोजक उपाध्यक्ष, जिन्होंने काफी मेहनत की और गुरु वंदना भी दी, इनको भी धन्यवाद है। और अतिवृष्टि में श्री मैत्री गुप्त, अवकाश प्राप्त DGP मध्य प्रदेश, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। योगानंद शास्त्री दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष NCP, ये आ नहीं पाए अचानक से, लेकिन इन्होंने भी वहां से हमें आशीर्वाद दिया, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री VN सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा, जो कार्यक्रम में शुरुआत में आए थे और धैर्यपूर्वक सबको सुना और अंत में अपनी बात को रखेंगे हैं, उनको भी साथ से योग आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद कुमार महाजन मुंबई अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार हैं, उन्होंने कार्यक्रम में शामिल थे इसमें, लेकिन एंड टाइम पर उनको जाना पड़ेगा मुंबई, तो उनका भी धन्यवाद है। श्याम सिंह नेगी डायरेक्टर हैं डॉक्टर रोहिणी से, उनका धन्यवाद है। सुरेश चौहान जी हैं डायरेक्टर सूरदर्शन न्यूज के, वे आ नहीं पाए लेकिन साथ रहने का आश्वासन दिया, उनका भी धन्यवाद है। श्री 1008 संतनाथ महाराज जी, उनका भी हमेशा इंदौर आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनका भी धन्यवाद है। श्री 108 योगी कैलाशनाथ जी, उनका भी शानदार आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मुख्य अतिथि में धूप सिंह प्रधान, दद्दा देव मंदिर पाड़म गाँव गए हैं, उनको भी नमन और धन्यवाद है। राम कुमार सोलंकी जो 360 गांव के प्रधान हैं, उनको भी नमन और धन्यवाद है। श्री प्रभात रंजन त्रिपाठी लक्ष्मी नगर से, जो मीडिया पर बाहरी थे और मन संचालक थे, उनको भी धन्यवाद है। नितिन शर्मा व्यवसायी सोनीपत से, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मनोज जैन से व्यवसायी सोनीपत से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छे समर्पित भाव से ये साथ में रहते हैं। श्रीमती पूर्ति अरोड़ा संगीत साधिका, इन्होंने बहुत सुंदर वहाँ पर गुरु वंदना, ये उनका बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत अरोड़ा बुद्ध विहार साथ में थे, उनका धन्यवाद है। सूबेदार वीर सिंह चौहान, जो एक बहुत ही जुझारू और क्रांतिकारी हमारे सूबेदार साहब हैं, उनका धन्यवाद है। बालकृष्ण जी हैं, लालचंद जी हैं, AK चौधरी हैं, श्यामलाल जी हैं, ये आ नहीं पाए, लेकिन इनका सभी का शानदार आशीर्वाद है, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती शशि शर्मा समाज सेविका सादर आती है और बहुत ही कर्म जुझारू एक समाज सेविका है, उन्होंने भी अपनी उपस्थिति से गरिमा बढ़ाई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती ममता सहगल अध्यक्ष जनसंख्या नियंत्रण कानून अभियान है, उन्होंने आने के लिए बोले लेकिन आ नहीं पाए, कोई नहीं, उनका भी धन्यवाद है। श्री तेजवीर सिंह अलोना, फौजी मीडिया पर भारी, बहुत ही जुझारू क्रांतिकारी फौजी भाई है, पूरा समय दिया और
बहुत अच्छी तरह कवरेज की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सिवहाल जी हैं, जो वे भी एक देश में परिवर्तन की सोच लेकर चल रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री ध्रुव कुमार अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली है, उन्होंने बहुत अच्छा अपनी उपस्थिति दर्ज करी, विचार व्यक्त किए, बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके अलावा एक रामवीर जी हैं, जो हिंदुवादी संगठन से आते हैं सोनीपत से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और विमल सक्सेना जी हैं, अमित अग्रवाल जी हैं, मदन मोहन गुप्ता जी हैं, और जिनके नाम ना याद आ रहे हैं, सभी का धन्यवाद है। और सबसे अंत में हम मीडिया पर भारी भाई बंधुओं का भी धन्यवाद करेंगे जिन्होंने शामिल हुए, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। एक खबर इंडिया की टीम थी जो पहले पहुंची थी और पूरे धैर्यवान तरीके से उन्होंने कवरेज की, और किसी प्रकार की भी कोई ऐसी बात शिकायत शिकवा नहीं किया, और मन खुश होकर उन्होंने काम किया। और आगे उन्होंने साथ सहयोग के लिए हमें आश्वासन दिया, प्रेरित किया, उनका हृदय से की गहराई में धन्यवाद है। मीडिया जो खबर छापने और खबर छुपाने दोनों की पेमेंट लेती, पैसे लेते हैं, लेकिन खबर इंडिया एक ऐसा चैनल मिला है हमें इस रास्ते पे, जिन्होंने हमें 2 बार कवरेज दिखाई, एक बार सीपी में और एक बार यहाँ पर, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने वीडियो को दिखाया है। हम उन सभी से सूर्य धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, साथियों, जैसे कि हम एक अच्छाई का रूप लेकर बुराई को अंकुश करने के लिए चले हैं, सकारात्मक शक्ति के रूप में एक नकारात्मक ताकत को अंकुश लगाने चले हैं, तो उस समय बहुत तप त्याग संग्रह समर्पण का भाव रखना पड़ेगा। इसके लिए हम सीधी सीधी बातों में ये बात कहना चाहते हैं कि देखो 80% जो जनता है वह न्यूट्रल होती है, या उसको दूसरे शब्दों में कुछ लोग होते हैं। जो रह गए 20%, तो 20% में 10% दुर्जन ताकते हैं। अगर वे संगठित होकर वे सक्रिय होगी और उन्होंने प्रभाव छोड़ दिया तो 80% उनके साथ हो जाएंगे, और उन्हीं का प्रभाव समाज पर, देश पर पड़ेगा। और जो बाकी के 10% हैं, जो सभ्य सदन शक्तियां हैं, अगर वे संगठित हो जाएंगी, सक्रिय हो जाएंगी, तो उनका प्रभाव हो जाएगा। तो हमें सबको इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं, हमें कुछ परसेंट सभ्य समर्पित व्यक्ति चाहिए जो हम देश समाज को दिशा दे सकें। और जो वर्तमान दौर है, ये बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, बहुत बड़े एक प्रभावशाली दौर से गुजर रहा है। एक बहुत बड़े जो विचारधारा जो हमारी डेवलप हुई है युवा पीढ़ी की, समाज की, वो आज से पहले इतनी तेजी से, जल्दी, इतनी स्पीड से नहीं हुई। लेकिन इस सभी को दिशा देने के लिए अब जरूरत है संगठित होकर हमें आगे सक्रिय भूमिका निभाने की। देश समाज में अनेक कुरीतियां हैं, जैसे वीएन सिंह जी हैं, किसान के मुद्दे को ले रहे हैं, सनातनी भाई हैं वो अपने सनातन के मुद्दे को ले रहे हैं, तो जमुना जी को बचाने की बात कर रहा है, को गंगा जी को गांव को गीता को गायत्री को, तो इस तरीके से कोई ना कोई लगा हुआ है। और हम सब जो इस देश में रहते हैं भारतीय हैं, हमारी जाति, प्रजाति, मजहब, धर्म, उससे ऊपर उठकर राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम है, और हमें उसके लिए सक्रिय होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, और अपने अहम वहम को से उठ कर कार्य करना पड़ेगा। मैं एक आध्यात्मिक आत्मा हूँ, मुझे पता है कि मानव मन में कितनी विकृतियां विकार होते हैं और कितनी उसमें गुण होते हैं। एक दूसरे पर छिट्टाकशी करना, गलत ठहराना, दूसरे को दोषारोपण करना और अपने आप को प्रमोट करना, ये मानव मन का स्वभाव है। लेकिन हमें सहज भाव से स्वभाव को सुनना होगा और उसके बाद उसे अपनी विचारधारा में बदलना होगा। किसी भी बड़े महान कार्य के लिए 3
चरणों से गुजरना पड़ता है। विरोध, उपहास और समर्थन, पहले विरोध होगा, फिर उपहास होगा, फिर उसका समर्थन मिलेगा। तो हमें अपना धैर्य, अपना विश्वास नहीं खोना है। हमें हर छात्रवाद से, भाषावाद से, जातिवाद से, मधुवाद से, धर्मवाद से ऊपर उठकर केवल और केवल राष्ट्रवाद, मानवतावाद, न्यायवाद को स्थापित करना होगा। तब जाके देश उन्नति, शांति को प्रदान हो सकता है। मित्रों, इससे आगे ज्यादा कुछ ना कहते हुए इतना ही कहूंगा कि हाँ, संजय चौहान जो कि हमारे बहुत ही जुझारू क्रांतिकारी हैं, ग्रेट कला हैं, उन्होंने भी अच्छा योगदान दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक बात बोली थी, योगी जी, हर कार्यक्रम में एक फुफा मिलता है। भाई हमने मान ली बिल्कुल देश समाज में हर तरीके के व्यक्ति हैं, लेकिन हम अपने बारे में बताएंगे। हम बहुत ही सभ्य, सज्जन, सच्चे, समर्पित देशभक्त हैं। हमसे इसी भाव से, इसी विचार से व्यवहार किया जाए, ना कि चैंपियन बनकर। अगर चैंपियन बनेगा तो भाई अगला फूफा है तो हम फूफा फूल से बनने का तैयार है, लेकिन हमारा कोई ऐसी सोच, स्वभाव, व्यवहार नहीं है। इसलिए हम सभी का मान सम्मान करते हुए अपने मान सम्मान को हम पीछे कर देते हैं, लेकिन साथी बंधुओं को हम पहले प्रमोट करते हैं, पहले उसकी विचारधारा को आगे रखते हैं, पहले उसके नाम चेहरे को आगे रखते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? लेकिन जो मन की जो उलझनें होती हैं, जो भ्रम की गांठें होती हैं, वो खोलनी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा महान कार्य करना पड़ता है। महान कार्य उदार हृदय, विराट सोच से होता है, ना कि संकुचित सोच से कोई महान कार्य नहीं होता है। तो अभी वीडियो का ना वो लंबी करते हुए यहीं पर आपसे विदाई लूंगा। कल का एक छोटा सा हिंट है, जो द्वारका मोड़ पर है, उस इंटरव्यू लिया गया था, उसकी क्लिप डाल रहा हूँ कि कैसे हमारी दिल्ली में बहन बेटियों का जीवन खतरे में है, उनके अस्मिता खतरे में है। किसी भी समय कैसे भी उनके मन पे, तन पे, उनके स्वाभिमान पे ठेस पहुंचा सकते हैं। ऐसे ऐसे क्या नाम बोलूं, दशा भ्रमित युवा पीढ़ी घूम रही है, जिन्हें शिक्षा सिद्धांतों की कमी रही है। लेकिन अब समय आ गया है, अपने युवा पीढ़ी को, समाज को, वे भी अपने हैं, उनको शिक्षा दो। तो दूसरे की बहन बेटी की है वो अपने जैसी समझो, तो तब जाके देश समाज में सुधार होगा। तो देखिए, उसके बाद में सरदार जी की छोटी सी क्लिप है, उसने भी बहुत सुंदर बात कह रखी। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर करके अपने दोस्तों, ग्रुपों में और शेयर करना। इन्हीं भावना, शुभकामनाओं के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, सर्वप्रथम राष्ट्र धर्म वंदे मातरम। ओम धैर्य धारणम, ओम धैर्य धारणम। सर, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम योगी योगेंद्र सिंह, गांव कराड़ा, दिल्ली के 80, भारतवासी। जैसे कि आपने अभी एक मुद्दा सुना होगा, द्वारका मोड़ दिल्ली में एक कांड हुआ है, जिसमें दो लड़कों ने एक 17 साल की लड़की के ऊपर एसिड फेंक दिया है। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या चल क्या रहा है दिल्ली में? आए दिन कुछ ना कुछ केस होते रहते हैं। देखा जाए तो सरकार ये कहती है कि एसिड पूरी तरीके से बंद हो गया है, बट ये फिर एसिड आया कहाँ से? बिल्कुल, ये बहुत ही दुखदायक घटना है। और दूसरी बात ये कि एसिड आया कहाँ से है। इस देश की एक विचित्र विडंबना है कि जिस चीज पर पाबंदी होती है ना, वो चीज धड़ल्ले से चलती है और खूब चलती है। ये जिस तरह के लड़के लड़कियों के केस बढ़ते जाने लग रहे हैं, अब भी लड़का लड़की को प्रपोज करता है, लड़की मना कर दे है, और तो वो हिंसा से, नफरत से, गुस्से से, क्रोध से भर जाता है, अपना अपमान समझता है। पहले तो ये होना चाहिए कि अपना मान सम्मान कमाओ, एक शतान एक बनाओ। दूसरा, जिसको एक भावुकता के कारण चल पड़ता है कि जैसे लड़का लड़की जवान होते हैं तो फेल भी फीमेल होते हैं, और प्राकृतिक रूप से एक दूसरे के शरीर के प्रति, एक दूसरे के चेहरे के प्रति, एक दूसरे के गतिविधियों के प्रति आकर्षित होते हैं। ये स्वाभाविक बातें हैं। लेकिन
इन बातों को हम ध्यान रखना चाहिए कि हम प्यार प्रेम की जब बात करते हैं तो उस प्यार प्रेम के उन 2.5 शब्दों का अर्थ क्या होता है, अर्थ जानते नहीं और अनर्थ कर देते हैं। अब उस लड़की का उन्होंने दोनों आंखें उनकी बताई खराब हो गई है, उसका चेहरा खराब हो गया है। ऐसा कोई भारतीय कानून है जो उस लड़की को न्याय दिला दे? उस लड़के को सरेआम गोली मार दे, फांसी पे टांग दे और कितनी कैसा ही दर्दनाक उसको दंड दे दे, लेकिन उस बच्चे की क्या वो आंखें, वो चेहरा जो प्राकृतिक रूप से उसके माँ बाप जब बने हैं, निकले हैं, तो वह मिल सकता है? कभी भी नहीं मिल सकता। इस पे सरकार को सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जब सरकार सख्त होती है तो कुछ भी करा सकती है। जब सरकार सख्त होती है तो एक मामूली से रोग पे या इस पे ये लगा देते हैं 2000 का ये मास है, तो ये क्या चीज है? ये भी हो जाए। सख्त कानून होने चाहिए। कानून से खिलवाड़ हो रहा है, भय खत्म हो गया है, कानून ने अपना भय स्वैति खत्म कर लिया है। और दूसरी बात, बच्चों को एक नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा देनी चाहिए भारत के प्रत्येक पाठ्यक्रम से। मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL डाली, लेकिन वो PIL रद्द हो गई है। आज नहीं तो कल उसकी जरूरत पड़ेगी, वो बाहर निकल कर आएगी। आज नैतिकता समाप्त हो गई है, मानवता समाप्त हो गई है, और एक दूसरे के छोटी छोटी बातों पर हम क्रोधित होकर पता न क्या क्या बोलते हैं और किस हद तक सोच लेते हैं एक बच्चा। और ऑनलाइन उन्हें एसिड मंगवाया, एसिड मंगवाने के बाद वो बाइक भी, वह घटना भी उसमें कैमरे में आ गई। उसके बाद उनका माइंड देखो कितना क्रिमिनल माइंड के तरीके से उन्होंने काम कराया कि मैं उसके बाइक को छुपाया, कपड़े के से छुपा दिया, कोई हम तक नहीं पहुंचे। तो इस पे सरकार को, समाज को, बुद्धिजीवी वर्ग को चिंता करनी चाहिए और सचेत होना चाहिए और इसकी तरफ हमें कुछ ठोस कदम बढ़ाने चाहिए। एसिड बैन हो गया है, कहते हैं कि एसिड बैन हो गया है, बट आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन एसिड बिक रहा है, दुकानों पे एसिड बिक रहा है, ये किस हद तक बैन हुआ है? जो मन बोल रहा है ना, जो बैन होती चीजें वो मिलती हैं, ऐसी चीज नहीं है। अगर बहुत सी चीजें इस देश में बैन है, लेकिन फिर भी हो रही है। शासन, प्रशासन, नीति आयोग, सुप्रीम कोर्ट, कानून व्यवस्था, ये सारी अपनी खुली आंखों से देख पर है, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है। जो सरकारी तंत्र का हिस्सा बनता है, सिर्फ अपना जेब, घर बटुआ, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए होता है। 99% लोगों का यही सोच है। जब तक भी अपने कर्तव्य के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति निष्ठावान नहीं बनेंगे, तब तक ऐसे ही होता रहेगा। निष्ठावान बनना पड़ेगा। समाज और सरकार दोनों वर्गों को एक दूसरे को निष्ठावान बनना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे को पूरक बनना पड़ेगा। कानून क्या होना चाहिए? कानून में सजा के तौर पे क्या होना चाहिए? कानून तो बेड़ा गर्क करवा रहा है सारे देश का। ये लव एंड रिलेशनशिप जो कानून बनाया है, जिन्होंने बनाया है उनकी माँ बहन बुआ को रही है। अगर भी किसी गैर समाज में, गैर जात बिरादरी में, जहाँ हमारी भाषा मिलती है ना, भूषा मिलती है ना, कोई संस्कार मिलते हैं ना, कहीं भी जाकर अपनी लड़की को रिलेशनशिप रहने लग जाए कि लव इन रिलेशन की बात की जाए तो सर, एक केस अभी दोबारा से हुआ था थोड़े दिन पहले ही। गुड़गांव में एक लड़की के 36 टुकड़े करके उसको फ्रिज में रख के धीरे धीरे से ले जाके गांव में फेंक दिया गया था। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या लिव इन रिलेशन में रहना सही है? ये सरकार का एक षड्यंत्र है, साजिश है, युवा पीढ़ी को बरगलाने के लिए, दशा भ्रमित करने के लिए। क्योंकि एक सीधे तौर पर माना जाता है, जो परिपक्व हो जाता है ना, और एक 18-20 साल का जब नया युवा लड़का लड़की होते हैं, तो वो उसके दिमाग से वो एकदम कोरा कवारा होता है। उसने ये नहीं पता उस लेट पे उस पे क्या लिखा जाएगा इसमें। लेकिन सरकार में जो बैठे हैं ना, वो 70 लोग बैठे हैं, उन्हें पता है कि इस समाज को एक दूसरे से बढ़ा दो, लड़ा दो, ना ये संगठित हो और ना ही हमारे सामने आओ, हम ऐसे देश को लूटते रहे और ये आपस में कटते मरते रहे। तो ये परिप्लान है, बहुत बेहतरीन तरीके से सरकार का परिप्लान है। इसमें बंद होना चाहिए। शादी केवल और केवल माँ बाप की मर्जी से होनी चाहिए। किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने, किसी कानून के अधिकारी ने कोई बेटी पाल पोष करना। हजारों साल की कायनात में आप सिर्फ यहाँ पे 50, 60, 70, 80 साल के लिए आते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ अपने 500 साल में रहना है। अपनी अकड़, अपनी फूफा, ये सोचकर उसको पीछे धकेल दिया करें कि आप एक मेहमान हैं, थोड़े से वक्त के लिए आए हैं और वो वक्त बहुत करीब है कि आपने वापस अपने घर चले जाना है।
जब भी दिल में बड़ा गुमान आए, कोई फख्र करने को दिल करे, तो ये सोच लिया करें कि इस धरती पर आपसे बहुत बड़े बड़े यहां रहकर चले भी गए हैं जिनका आज नामो निशान नहीं है। ये बता दिया है कि हिंदुस्तान के चारों तरफ के देश छोटे छोटे टूट करके भारत में मिल जाए। भारत एक विशाल देश, थोड़े दिनों के बाद में सारे विश्व का भारत गुरु बन जाएगा। भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत हो जाएगी और भारत इतना सिरमौर हो जाएगा कि मैं आपको उसके बारे में क्या